नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड अध्याय के इस 8वें ई व्याख्यान में आपका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक ध्रुवण या पोलराइजेशन क्या होता है तथा दूसरा अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज क्या होती है। तो प्रारंभ में ध्रुवण या अधिवोल्टता क्या होती है वो देखें। हम जानते हैं, एक यहाँ से शुरू करें पढ़ना। हम जानते हैं कि किसी ये जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम जानते हैं कि किसी उत्क्रमणीय सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य, किसी उत्क्रमणीय सेल द्वारा किया गया कार्य होता है NFE के बराबर। तो किसी उत्क्रमणीय सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य NFE इक्वल टू जो उसमें मुक्त ऊर्जा जो मुक्त होती है, मुक्त ऊर्जा निकलती है उसके बराबर होता है। तो NFE इक्वल टू माइनस डेल्टा G। परंतु किसी उत्क्रमणीय सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य उसमें कम हुई मुक्त ऊर्जा माइनस डेल्टा G से कम होगा। अर्थात NFE की वैल्यू जो है ये माइनस डेल्टा G से कुछ कम होगी तथा यह अंतर ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो ये जो ऊर्जा का अंतर आया, ये ऊर्जा का अंतर जो है वो ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। तो सेल उत्क्रमणीय सेल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो किसकी एवज में होता है? वो मुक्त ऊर्जा की एवज में होता है। लेकिन जितनी मुक्त ऊर्जा उसमें कम हुई, कार्य उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होता। कार्य हमेशा कुछ कम प्राप्त होता है। और वो जो कमी होती है, इनमें जो अंतर होता है मुक्त ऊर्जा में और सेल के द्वारा किया गया कार्य, इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है ना, गर्म हो जाता है सेल। इस प्रकार के सेल के विद्युत अपघटन के लिए लगाया गया विभव, सैद्धांतिक विभव उत्क्रमणीय सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा अधिक होगा। तो अगर ऐसे सेल में हम उल्टा कराएं, इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह विद्युत अपघटन कराएं तो ऊपर से जो वोल्टेज लगानी पड़ेगी वो हमेशा ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी, है ना। इसको जो अपन इससे जो ऊर्जा ले रहे हैं सेल से, अगर हम बिजली लें और इसको उत्क्रमणीय सेल है और अगर इसको दोबारा रिचार्ज कराना है, रिचार्ज कर रहे हैं, तो हमें उसमें जितना विभव उससे होता है उससे ज़्यादा विभव लगाना पड़ेगा। यह अतिरिक्त विभव ध्रुवित विभव कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, है ना। ये इसको ध्रुवित विभव कहते हैं। मतलब जितनी ऊर्जा हम उससे ले रहे हैं वो मुक्त ऊर्जा से, जो उससे सेल जो कार्य कर रहा है वो कम हुई मुक्त ऊर्जा से हमेशा कम होता है। और ये जो अंतर है वो ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। अभी इस सेल को अब उल्टा करें, हम इसमें विद्युत अपघटन कराएं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कर दें इसको, तो अब इसमें अपघटन कराने के लिए जो ऊपर से जो विभव लगाना पड़ेगा विद्युत अपघटन करने के लिए उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। और ये जो अतिरिक्त विभव लगाना पड़ रहा है ये ध्रुवित विभव कहलाता है तथा इस प्रोसेस को ध्रुवण कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझा जाए। जैसे जब जिंक और तांबे के दो इलेक्ट्रोड, एक सेल हम ले रहे हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक जिंक का और एक तांबे का। जब एक जिंक और तांबे के इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 से बने सेल में धारा प्राप्त की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड में एक इलेक्ट्रोड जिंक का एक तांबे का डाला और उससे धारा प्राप्त करते हैं, तो विद्युत वाहक बल तेजी से घटने लगता है। तो पहले जो वोल्टेज जितने आ रहे हैं और वो तेजी से उसमें वोल्टेज जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जितना विद्युत वाहक जो शुरू में जितने वोल्टेज मिलते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो सेल से प्राप्त धारा प्राप्त की जाती है तो विद्युत वाहक बल तेजी से घटने लगता है। इसका कारण यह है कि सेल में अभिक्रिया द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। वह Cu इलेक्ट्रोड को ढक लेती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बुलबुले जो है वो इलेक्ट्रोड को ढक लेते हैं।
जब इलेक्ट्रोड को ढक लेते हैं, जिससे उसका विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल के विपरीत हो जाता है। अब जितना हम विद्युत वाहक, उससे हमें विद्युत वाहक ईएमएफ मिलना चाहिए, उसके विपरीत ये हो गया तो उतना हमें मिलेगा नहीं। अतः विद्युत अपघटन के उत्पादों द्वारा बने विरोधी ईएमएफ की घटना को ध्रुवण कहते हैं। तो ये उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई ये ऐसा कम क्यों होता है इसमें, क्योंकि जो उत्पाद बने, जैसे इस केस में हाइड्रोजन बनी, तो हाइड्रोजन ने इस कॉपर के इलेक्ट्रोडों को ढक लिया तो उसमें विद्युत का चालन, उतनी विद्युत हमें नहीं प्राप्त हो रही। तो ये जो विद्युत अपघटन के उत्पादों द्वारा विरोधी ईएमएफ, ये जो विरोधी ईएमएफ जो बन गया, जिसके कारण जितना ईएमएफ हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा, तो वो इस घटना को, ये जो चीज हुई, इसको बोलते हैं ध्रुवण। के साथ ध्रुवण हो गया सेल में, जिसकी वजह से कम वोल्टेज प्राप्त होती है। अब ये और क्लियर करने के लिए इसको आप एक बात समझो कि कोई भी सेल है, एक सेल में होने वाली रासायनिक उत्क्रमणी सेल की बात कर रहे हैं हम, किसी सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया विद्युत अपघटन के दौरान होने वाली अभिक्रिया के एकदम विपरीत होती है। ये सेल है, इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है और जो बाहर प्रोसेस है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत कैसे? यही कारण है कि विलयन के अंदर धारा कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि विलयन के बाहर धारा एनोड से कैथोड। हमने जो सेल लिखते हैं हमेशा उसको एनोड इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, तो सेल के बाहर जो धारा है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ बहती है, एनोड से कैथोड, लेफ्ट से राइट की तरफ। और अंदर हमेशा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? इस तार में बहने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? ये अंदर से ही आएंगे। तो अंदर जो है, सेल के अंदर धारा जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ बहती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उत्क्रमणीय सेल में जो अभिक्रिया बाहर और अंदर अभिक्रियाएं जो हो रही हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और इसी अभिक्रिया के कारण यहाँ पे हमें ये विद्युत कार्य प्राप्त होता है। अब ये ध्रुवण रहा। अब सांद्रता ध्रुवण किसे कहते हैं? कंसेंट एक तरीका का तो ध्रुवण तो ये उत्पाद की वजह से बना। अब इसी तरीके से ध्रुवण सांद्रता के कारण भी हो सकता है, उसको सांद्रता ध्रुवण कहते हैं। वो उसे देखिए, विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर आयन बनते हैं। विद्युत अपघटन अपन करते हैं तो आयन, इलेक्ट्रॉनों पे आयन बनते हैं या निरावेशित होते हैं, या तो आयन उसके पास आके, विलयन में से आयन आके और इलेक्ट्रोड को अपना इलेक्ट्रॉन देके और जो है निरावेशित हो जाते, डिस्चार्ज हो जाते हैं और उस पर इकट्ठा हो जाते हैं, या वो इलेक्ट्रोड गलता है और उसमें आयन पैदा होते हैं। इलेक्ट्रोड मेटल घुल के विलयन के अंदर आयन देती है। तो विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर आयन बनते हैं या निरावेशित होते हैं। अब यदि विलयन में आयनों का विसरण मंद हो जाए, अगर ये जो आयन बनते हैं या वहां से मुक्त होते हैं या निरावेशित होते हैं, तो वो अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो कर दी जाए, अब यदि विलयन में आयनों का विसरण मंद हो जाए तो इलेक्ट्रोडों के आसपास सांद्रता में अंतर आ जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन में वो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, तो उसकी सांद्रता में जो ओरिजिनल सांद्रता थी, तो इलेक्ट्रोडों के आसपास सांद्रता कम ज्यादा हो जाएगी। जहां पे निरावेशित हो रहे हैं वहां पे तो सांद्रता कम हो जाएगी उस इलेक्ट्रोड पे, और जो इलेक्ट्रोड गल रहा है, जहां पे आयन बन रहे हैं, वहां पे सांद्रता बढ़ जाएगी। तो सांद्रता में, इलेक्ट्रोडों के आसपास जो है सांद्रता में अंतर आ जाएगा। जैसे जब धातु एनोड घुलता है, एनोड जब घुलेगा, बाहर विलयन के बाहर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और अंदर उसके पास आके वो आयन घुल गया, वो इलेक्ट्रोड घुल गया। तो जब धातु एनोड घुलता है तो उसके आसपास आयनिक सांद्रता बढ़ती जाती है। तो उसके आसपास तो सांद्रता बढ़ती जाती है, जबकि आयनों के निरावेशित होने से कैथोड के पास सांद्रता घटती जाती है। तो कैथोड के पास चूंकि आयन आके इलेक्ट्रॉन अपना मुक्त कर देते हैं, तो वहां पे सांद्रता घटती जाती है। तो कैथोड और एनोड में एनोड के चारों तरफ तो सांद्रता बढ़ गई आयनों इलेक्ट्रोड के घुलने से, और कैथोड की तरफ जो है वो सांद्रता घट गई उसके आसपास, क्योंकि वहां पे जो विलयन में आयन थे, वो विलयन के आयन कैथोड पे इलेक्ट्रॉन देके और निरावेशित हो गए। इस प्रकार एक सांद्रता सेल बन जाता है। अब चूंकि एक विलयन एक ही है, उसके
सेल के अंदर एक विलयन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोडों के पास सांद्रता अलग अलग हो गई, तो उसके अंदर ही सांद्रता में अंतर आ गया, तो इसको इसको बोलते हैं सांद्रता सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में सांद्रता सेल। तो एक विलयन के अंदर ही दो प्रकार की सांद्रता हो गई, तो इससे एक सेल बन जाता है। सांद्रता के अंतर के कारण एक सेल स्थापित हो जाता है, इसको सांद्रता सेल कहते हैं। डिटेल में हम इसके बाद पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में। तो इस प्रकार एक सांद्रता सेल बनता है जिसका ईएमएफ बाहर से लगाए जाने वाले ईएमएफ के विपरीत होता है। तो बाहर से जो अपन ईएमएफ लगा रहे हैं ये उसके विपरीत होगा। इस प्रक्रम को सांद्रता ध्रुवण कहते हैं तथा सांद्रता ध्रुवण का मान प्रायः कम होता है। तो सांद्रता जो है अंदर से जो सांद्रता सेल एनोड और कैथोड के चारों तरफ सांद्रता के अंतर के कारण जो सेल बन गया, इसका विभव बाहर से लगाए गए विभव से हमेशा विपरीत होता है। अब इस विपरीत होने से क्या होता है कि जो बाहर से जो विभव लगाना पड़ रहा है हमें विद्युत अपघटन करने के लिए, वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना वास्तव में लगना चाहिए था उससे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाले विभव से सांद्रता सेल के बन जाने के कारण वो बाहर वाले विभव का विरोध करेगा तो ज़्यादा विभव बाहर से लगाना पड़ेगा। ये जो अंतर आ गया, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम हुआ, इस सांद्रता की वजह से हुआ। इसलिए इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को सांद्रता ध्रुवण या कंसंट्रेशन पोलराइजेशन कहते हैं। सांद्रता ध्रुवण का मान प्रायः कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि विलयन के अंदर आयनों का विसरण होने लगता है और इसलिए वो सेल ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाता, इसलिए उसका ईएमएफ भी ज़्यादा नहीं हो पाता। अब ध्रुवणता को, ये दो ध्रुवणता जो हो गई विलयन में या सेल में, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो ध्रुवणता को कई प्रकार से कम किया जा सकता है। नंबर 1, यांत्रिक विधि से। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस, ऊपर वाले जो एग्जाम्पल पढ़ा था जिंक और कॉपर का, उसमें क्या था कि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले थे वो कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आच्छादित हो गए और जिसके कारण उसमें विभव उसका कम कर दिया उन्होंने। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न हुए गैस के बुलबुलों को हिलाकर पृथक कर दिया जाता है। तो यांत्रिक विधि से उनको हिला दें तो वो गैस उस पर इलेक्ट्रोडों के ऊपर से हट जाए। अब जो अधिशोषित हो रही है सरफेस पे वो हट जाती है और उससे ध्रुवण कम हो जाता है। दूसरी रासायनिक विधि है, विलयन के अंदर अगर कोई ऑक्सीकारक मिला दें हम, नाइट्रिक अम्ल या MnO2 आदि ऑक्सीकारकों की उपस्थिति से हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होती है, तो उसे ऑक्सीकृत करके उसे वाटर में बना देते हैं। तो कोई ऑक्सीकारक अगर हम मिला देंगे तो वो ऑक्सीकारक क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके उसको वाटर में कन्वर्ट, ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो गई। तो ये अधिवोल्टता वाला जो ध्रुवण वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा विद्युत रासायनिक विधि है। इसमें दो ऐसे विलयन प्रयुक्त किए जाते हैं जिसमें निकली हुई गैस ध्रुवण कम करे तथा H2 गैस क्रिया करके धनात्मक इलेक्ट्रोड जैसी धातु उत्पन्न करती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग विलयन इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाइड्रोजन से तो रिएक्ट कर लेते हैं और वो ऐसी प्रोसेस बनती है जिससे कि वो हाइड्रोजन, जिस इलेक्ट्रोड के गलने से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है तो वो धातु जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये भी इसी इनडायरेक्टली बात यह है कि इसमें जो उत्पन्न हुई हाइड्रोजन गैस उसको रिमूव करती है। तो 3 विधियां हैं जिनसे ध्रुवणता को कम किया जाता है, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और विद्युत रासायनिक विधि। तो अधिवोल्टता क्या होती है ना, वो इसके बाद हम इस ध्रुवण के बाद पढ़ेंगे। तो ध्रुवण में हमने क्या पढ़ा कि ध्रुवण होता क्या है, ध्रुवण और सांद्रता ध्रुवण क्या होता है। तो 2 प्रकार के, एक तो साधारण ध्रुवण हाइड्रोजन के गैस के बनने की वजह से उत्पादों, सेल के अंदर जो उत्पाद और प्राय उत्पाद कहें तो क्या गैस के बनने से जो विभव में अंतर आ जाता है लगाए गए विभव में और वास्तविक विभव में, उसको ध्रुवण कहते हैं। और सांद्रता की वजह से जो ध्रुवण उत्पन्न होता है उसको सांद्रता ध्रुवण कहते हैं। अब
इस ध्रुवण के वजह से ही क्या अगला जो टॉपिक है वो अधिवोल्टता, ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल, है ना, ये इसी से संबंधित है। इससे आगे की बात, किसी सेल के ईएमएफ के बराबर या बहुत थोड़ी अधिक मात्रा में ईएमएफ लगाने पर सेल की अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जानी चाहिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सेल के अंदर जो अभिक्रिया है और सेल के बाहर अभिक्रिया वो एक दूसरे के विपरीत है ना, और सेल के द्वारा किया गया कार्य, मतलब उससे जो हम ईएमएफ ले रहे हैं वो उसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो मुक्त ऊर्जा है उस मुक्त ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होती है। तो किसी सेल के ईएमएफ के बराबर या बहुत थोड़ी मात्रा में थोड़ी अधिक मात्रा में ईएमएफ लगाने से उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जानी चाहिए। कोई उत्क्रमणीय सेल में रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो जानी चाहिए, परंतु वास्तव में यह देखा गया है कि सेल अभिक्रिया को उत्क्रमणीय करने के लिए लगाया गया ईएमएफ सैद्धांतिक ईएमएफ से काफी अधिक होता है ना। बहुत ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ती है तब वो अभिक्रिया रिवर्स होती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया में। मतलब अपन जो चार्जेबल सेल लेते हैं तो जितना वोल्टेज का वो सेल है उससे ज्यादा उसको चार्ज करने के लिए उसमें उससे ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ती है। इस प्रयुक्त ईएमएफ को अप्लाइड ईए तथा सैद्धांतिक ईएमएफ को ईआर के अंतर को अधिवोल्टता कहते हैं। तो अधिवोल्टता ओवर वोल्टेज क्या होगी, वो वोल्टेज जो ओवर है किसके, सैद्धांतिक और प्रायोगिक के, और इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं। नीटा इज इक्वल टू ई ए माइनस ई आर, जहां पे ई ए क्या चीज है, अप्लाइड ईएमएफ, एंड ई आर इज एक्चुअल, है ना, थ्योरेटिकल ईएमएफ जो होना चाहिए था, वो इन दोनों का अंतर को बोलते हैं अधिवोल्टता, ओवर वोल्टेज। जैसे उदाहरण से समझे, जैसे ये सेल है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और HCl में डाला है, और ये ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रोड। अब इस सेल में इस सेल का वोल्टेज 1.12 वोल्ट है। इस सेल की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय कर H2 और O2 गैस निकालने के लिए, इसमें तो हम एक वायुमंडलीय तार पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। अब हम चाहें कि ये प्रोसेस उल्टा हो जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकले तो वापस आए, तो उत्क्रमणीय करने के लिए या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकालने के लिए इसमें 1.72 वोल्टेज जो है वो लगाना पड़ता है। अतः इस सेल की अधिवोल्टता, भाई ये तो इसका एक्चुअल है, और इसको रिचार्ज करने के लिए, इस प्रोसेस को, इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को रिवर्स करने के लिए इसमें 1.72 वोल्टेज लगानी पड़ रही है। तो जो एक्सेस वोल्टेज हुई 0.60, इसी को अधिवोल्टता या ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देते हैं। प्लेटिनम व लेड के इलेक्ट्रोडों के साथ, ये प्लेटिनम और लेड के इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उसमें उनके साथ ये जो अधिवोल्टता, ये इनके ईएमएफ की वैल्यू 1.7 और 2.2 वोल्ट की धारा की आवश्यकता होती है, जबकि सैद्धांतिक मान 1.23 है। तो ये इनमें अधिवोल्टता, इन दोनों का अंतर जो है निकाल देंगे। जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तो ये इसका अंतर निकाल लें, और लेड के इलेक्ट्रोडों के साथ अधिवोल्टता 2.2 माइनस 1.2, तो करीबन 1 वोल्ट की इसमें अधिवोल्टता होती है। ये जो एक्सिस वोल्टेज लगानी पड़ रही है, इस वोल्टता को बबल अधिवोल्टता, बबल ओवर वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर गैस के बुलबुले निकलना शुरू होते हैं। जैसे इसमें हमने बात करी कि इसमें इस सेल में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के लिए कितनी ज़्यादा, तो इसमें गैस जिस वोल्टेज पर वो गैस निकलना शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बबल ओवर वोल्टेज भी कहते हैं, बबल अधिवोल्टता भी कहते हैं। अब ज़्यादातर जो है वो इसमें हाइड्रोजन गैस, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम, है ना, वो HCl या H2SO4 या वाटर, तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसलिए इसको स्पेसिफिक, क्योंकि यही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। इसको अलग से पढ़, अधिवोल्टता को हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण ज़्यादा होती है, इसको हाइड्रोजन अधिवोल्टता कहते हैं। तो हाइड्रोजन अधिवोल्टता क्या है, जिस वोल्टता पर हाइड्रोजन गैस विद्युत अपघटन के दौरान वास्तव में मुक्त होती है। जैसे ऊपर हमने देखा कि गैस मुक्त करने के लिए जितनी
तो अब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने के लिए किसी सेल में से जितना वोल्टेज लगाना पड़ता है और जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था, उन दोनों का जो अंतर है वो हाइड्रोजन अधिवोल्टता कहते हैं। तो कोई अधिवोल्टता में हाइड्रोजन अधिवोल्टता में केवल फर्क यह है कि यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए जितनी वोल्टेज लगाई और जितनी वास्तव में सैद्धांतिक थ्योरेटिकली जितना लगानी चाहिए थी, उन दोनों का अंतर जो है वो हाइड्रोजन अधिवोल्टता कहलाता है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, अतः यह कैथोडिक अधिवोल्टता भी कहते हैं इसको, या ये कैथोडिक अधिवोल्टता होती है। इसी प्रकार अब ऑक्सीजन एनोड पर निकलती है, तो इसी प्रकार एनोड पर जिस वोल्टता से ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा जिस सैद्धांतिक मान पर उसे मुक्त होना चाहिए था, उन दोनों मानों के वास्तविक मान जिस पर ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, वास्तविक ईएमएफ और सैद्धांतिक वास्तविक वोल्टेज और सैद्धांतिक वोल्टेज जिस पर मुक्त होनी चाहिए थी और या जिस पर मुक्त हो रही है, इन दोनों का जो अंतर है उसे ऑक्सीजन अधिवोल्टता कहते हैं। तो हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए जो एक्सेस वोल्टेज लगानी पड़ रही है उसे हाइड्रोजन अधिवोल्टता, तथा ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए जो अधिक वोल्टेज लगानी पड़ रही है उसे ऑक्सीजन अधिवोल्टता कहते हैं। अब चूंकि हाइड्रोजन कैथोड पर मुक्त होती है इसे कैथोडिक अधिवोल्टता भी कहते हैं, और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है इसलिए एनोडिक अधिवोल्टता कहते हैं। कैथोडिक या एनोडिक अधिवोल्टता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो ये वो फैक्टर है जिन पर ये ओवर वोल्टेज डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोडों की प्रकृति व भौतिक अवस्था, फिजिकल इलेक्ट्रोड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है और उनकी फिजिकल स्टेट कौन सी है। इलेक्ट्रोडों पर जमा हुए पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, जैसे धातु के लिए मान कम है जबकि गैस के लिए मान अधिक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ध्रुवण में कि ध्रुवण के द्वारा हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है, तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है, इस वजह से उसकी वजह से ज़्यादा ओवर वोल्टेज। ऐसे जिसमें गैस के कारण ध्रुवण हो रहा है उसमें अधिवोल्टता ज़्यादा होगी, और जिसमें सांद्रता के अंतर के कारण हो रहा है उसमें अधिवोल्टता, ऐसे प्रोसेस में अधिवोल्टता कम होगी। तो इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ की भौतिक अवस्था पर जैसे धातु के मान के लिए कम जबकि गैस के लिए अधिक होती है। तो सांद्रता ध्रुवण हो रहा है तो इनके मान कम होंगे, और अगर ये गैस के कारण ध्रुवण हो रहा है तो अधिवोल्टता का मान अधिक होगा। ताप तथा आवेश घनत्व पर अधिवोल्टता ताप और आवेश चार्ज डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है इन पर निर्भर करता है, और इसके इफेक्ट को दिखाया टैफेल ने। तो अधिवोल्टता को इसको टैफेल के समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये टैफेल का समीकरण है, नीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी लॉग जे, जहाँ पर नीटा तो अधिवोल्टता है, जे जो है ए और बी कांस्टेंट है दो, और जे आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी है ना, पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इलेक्ट्रोड का पृष्ठीय क्षेत्रफल स्थिर हो, यदि अपन फिक्स्ड जो है वो डायमेंशन के हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिए, वो पृष्ठीय फिक्स्ड एरिया के इलेक्ट्रोड यूज करे हैं, तो नीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी लॉग आई, जहाँ पर आई जो है वो विद्युत धारा है, चार्ज कितना इसमें बहा। तो चार्ज घनत्व अगर एरिया फिक्स कर दें तो ये चार्ज घनत्व जो है वो चार्ज के बराबर, विद्युत धारा के बराबर हो जाता है। तो इस समीकरण को टैफेल समीकरण कहते हैं। तो इस टैफेल समीकरण के द्वारा अधिवोल्टता का मान ज्ञात किया जाता है। तो आज इस व्याख्यान में हमने पढ़ा दो चीजें, एक तो ध्रुवण क्या होता है, सेल के अंदर ध्रुवण क्या होता है, और इस ध्रुवण से अधिवोल्टता उत्पन्न हो जाती है, तो अधिवोल्टता क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। अगले ई व्याख्यान में हम सांद्रता सेल और सांद्रता सेल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।